7th क्लास लास्ट टॉपिक्स हैं अब चैप्टर 6 के एंड व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट साइबर क्राइम एक्टिविटीज़, जिसमें हमने देखा था कि हैकिंग एक एक्टिविटी है, ठीक है, रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स, साइबर बुलिंग है। यह सारे जो कंसेप्ट्स हैं ये हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रॉड often occur when someone releases his bank account information to the offender or through some response to an email or on phone call soliciting account details। अब होता ये है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड किस तरह से होते हैं कि कोई शख्स, ठीक है, किसी की बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर देता है, ठीक है, किसी और को, किसी फ्रॉड इंसान को, ठीक है, जो ऑफेंडर होता है उसको दे देता है, ठीक है। और या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि फ़ोन कॉल्स के थ्रू जब फेक कॉल्स आती हैं तो उससे फिर अकाउंट इंफॉर्मेशन या फ़ोन कॉल्स के थ्रू अगर कोई अकाउंट इंफॉर्मेशन आपसे लेता है, ठीक है, और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस पे डिफरेंट अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स बैंक्स में क्रिएट किए जाते हैं और उसके थ्रू फिर यानी कि आपके नाम से या उस शख्स के नाम से जिसके नाम से फ़ेक अकाउंट्स बनाए गए हैं, उन फेक अकाउंट्स में जो ऑफेंडर्स हैं, जो गलत काम कर रहे होते हैं, जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे होते हैं, वो फिर अपनी जो अमाउंट है उसको लॉन्डर करते हैं, ठीक है, या जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, उस उन अकाउंट्स में वो पैसा जमा करवाते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ डिफरेंट जो है एडिशनल क्रेडिट कार्ड्स वो ओपन कर लेते हैं आप उस विक्टिम के नाम के साथ। फिर है डिजिटल पायरेसी। पायरेसी इज़ ऑल्सो अ थेफ्ट, ठीक है, यानी कि चोरी करना है। बेसिकली पायरेसी या डिजिटल पायरेसी क्या होती है कि आप कोई किसी की जो डिजिटल कंटेंट है उसको चोरी करना, ठीक है, और उसको अपने नाम के साथ परचेज़ करना या उसको यूज़ करना अपने नाम लगा के, उसको कहते हैं पायरेसी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उमूमन ये देखा गया होता है कि जैसे अब कोई सीडी परचेज़ करते हैं तो उसकी ओरिजिनल जो प्राइस होती है कंपनी की तरफ से वो शायद 5000 की होती है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पायरेटेड सीडीज़ 70 या 100 रुपीज़ की वही कंटेंट के साथ मिल जाती हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डिजिटल पायरेसी। बेसिकली वो चोरी की किस्म होती है। तो नॉर्मली परचेजिंग कंटेंट मीन दैट यू आर अलाउड टू लिसन, प्ले, रीड और यूज़ दैट कंटेंट फॉर योर सेल्फ। अब होता क्या है कि जैसे अगर आप कोई गेम परचेज़ कर रहे हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहे हैं या आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहे हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है, उसकी जेन्युइन सीडी लेके, तो उसमें फिर आपको क्या आपको एक कॉपीराइट मिल जाता है। यानी कि कॉपीराइट किस सेंस में मिलता है कि आप उस कंटेंट को रीड कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसको जो कॉपीराइट ओनर होता है, ठीक है, उसने जो भी इख्तियारात दिए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ करने, कंटेंट को यूज़ करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर इसके बरखिलाफ़ आप कोई काम करते हैं तो फिर वो पायरेसी में चला जाता है या थेफ्ट में चला जाता है। इट डज़ नॉट गिव यू द राइट टू कॉपी इट, शेयर इट, ट्रेड इट और डाउनलोड इट, ठीक है। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस दी होती हैं कि ना तो आप उसको अपने नाम के साथ लगा सकते हैं, ना आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ना शेयर कर सकते हैं, ना ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप जस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको अपने काम के लिए, जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया होता है उस पर्पस के लिए आप जस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पर अपना नाम लगा के उस कंटेंट को ओन नहीं कर सकते। पीपल हु कॉपी डिजिटल कंटेंट फॉर विच दे डू नॉट हैव परमिशन टू यूज़ आर डिजिटल पायरेट्स। ऐसे लोगों को फिर क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को डिजिटल पायरेट्स कहा जाता है। पायरेट्स का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन यही काम जब डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है तो उनको डिजिटल पायरेट्स कहते हैं। अब इस पायरेसी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं?
कॉपिंग डिजिटल कंटेंट अ फ्रेंड हैज़ बॉट, ठीक है, ऐसा डिजिटल कंटेंट, ठीक है, जै फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई फ्रेंड हैं या जानने वाले हैं जिन्होंने ओरिजिनल जेन्युइन सीडी ख़रीदी है, ठीक है, आप उनसे वो जेन्युइन सीडी लेके वही कंटेंट वही सॉफ्टवेयर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली अ पायरेसी, ठीक है, कॉपिंग जो है, कॉपी करना किसी डिजिटल कंटेंट को, ये भी पायरेसी में आता है। फिर बेशक वो बुक हो, वो पिक्चर्स हों, वीडियोस हों, कुछ भी हो, ठीक है, जो कि जिसके आप ओनर नहीं हैं लेकिन आप उसको कॉपी कर रहे हैं, तो ये पायरेसी में आ जाता है। फिर आ जाता है कॉपिंग डिजिटल कंटेंट फ्रॉम पीयर टू पीयर नेटवर्क्स और फाइल शेयरिंग सर्वर्स। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी जो है वो उसको डाउनलोडिंग फॉर्म में कर रहे होते हैं, अगर आप उसको नेटवर्क पे भी फाइल शेयर कर रहे होते हैं या सर्वर पे भी फाइल शेयर कर रहे होते हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर डिजिटल पायरेसी। अच्छा, उसके बाद आप किसी ऐसी जगह से, किसी ऐसे सोर्स से कंटेंट ख़रीद रहे हैं दैट स्टोल द कंटेंट एंड मेड कॉपीज़ टू सेल। जैसे कि आप किसी सीडी की शॉप पे जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि वो आपको सीडी दे दें, ठीक है, तो वो आपको सीडी जो है वो 70 या 100 रुपीज़ की एक पायरेटेड सीडी उठा के दे देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया होता है कि इन्होंने बेसिकली कंटेंट को चुराया होता है और फिर वो आगे उसको सेल कर रहे होते हैं, यानी कि उससे बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो ये भी डिजिटल पायरेसी में आता है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, ये जितनी पायरेसी हमने पढ़ी है, ठीक है, अब इसका जो ओनर होता है वो इसको कॉपीराइट कर लेता है। कॉपीराइट का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने अक्सर इस तरह के सी और इनक्लोज विद इन अ सर्कल, ठीक है, इस तरह का आइकन आप लोगों ने जगह जगह देखा होगा, ठीक है, लेकिन शायद आप लोगों ने इसकी तरफ गौर नहीं किया होता। ये बेसिकली होता है, ये इवन लिखा हुआ भी है, कॉपीराइट होता है एंड ऑल राइट्स रिजर्व्ड। इसका ये मतलब होता है कि जो ऑनर होता है उस सॉफ्टवेयर का या उस डिजिटल कंटेंट का, ठीक है, उसके पास ये इख्तियार है, उसके पास लीगल राइट होता है उस प्रोडक्ट का, या वो उसका मालिक होता है, ठीक है, वो दो जो भी डिजिटल कंटेंट हो, अब वो कोई बुक भी हो सकती है, बुक का ओनर भी हो सकता है, उसकी कोई पोइट्री भी हो सकती है, ठीक है, या उसकी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को एक ऑनर जब उसको प्रॉपर कॉपीराइट कर देता है तो वो फिर उसका मालिक बन जाता है, ठीक है, और फिर दूसरों को उसको यूज़ करने का या अपना नाम लगाने का इख्तियार तब तक नहीं होता जब तक कि जो कॉपीराइट ओनर है वो कोई इख्तियार नहीं दे देता। अब प्रोड्यूसर हैज़ राइट इट्स अच्छा ठीक है। फिर इसमें ये होता है कि अगर कोई शख्स कॉपीराइट कंटेंट किसी का यूज़ कर लेता है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, ठीक है, कुछ लोग अपलोड कर लेते हैं तो उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है या स्ट्राइक्स आ जाते हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है कि आपने उस ओनर के कंटेंट को यूज़ किया है और वो जो ओनर है उसके पास ये राइट है कि वो आपको कोर्ट में पे केस कर सकता है, ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जो कॉपीराइट होता है उसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए विदाउट परमिशन, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। फिर है मनी लॉन्ड्रिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन टू हाइड एक्चुअल सोर्स ऑफ मनी। अब न्यूज़ पे आप लोगों ने अक्सर ये मनी लॉन्ड्रिंग सुना होगा, ठीक है, ये आप थोड़ा सा इससे फेमिलियर होंगे। बेसिकली अभी जो हमने ऊपर एक कंसेप्ट पढ़ा था फाइनेंशियल फ्रॉड का, वो भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में ये होता है कि आप अपनी ओरिजिनल इनकम को छुपा देते हैं, ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो नहीं बताया जाता कि कहाँ से वो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट है या जो मनी है वो कहाँ से, उसका सोर्स कहाँ से है, ठीक है, उसको जब छुपा दिया जाता है तो उसको छुपाने का एक तरीका तो ये होता है कि बैंक आप फेक अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं और उसमें फिर वो ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली ट्रांजैक्शंस होती हैं लेकिन हाइड फॉर्म में होती है, यानी कि उसका ओरिजिनल सोर्स मालूम नहीं होता कि कहाँ से आ रही है। द राइज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, anonymous online payment services, peer-to-peer transfer using mobile phones, and the use of virtual currencies have made directing the illegal transfer of money more difficult. अब ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल बैंकिंग है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग होती है, जैसे
इसके अलावा जो और डिफरेंट बैंकिंग सिस्टम्स हैं, उसकी वजह से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये बहुत आसान हो गई है। ठीक है, यानी कि जो हाइड करने के सोर्सेज हैं वो यहाँ से इंक्रीज़ हुए हैं, और जो इसके जो सेफ़ मनी ट्रांसफ़र है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है ड्यू टू दीज अपराइजिंग टेक्नोलॉजीज़। तो मनी कैन ऑल्सो बी लॉन्ड्रेड थ्रू ऑनलाइन एक्शंस, ऑक्शंस एंड सेल्स। ठीक है, ये डिफरेंट उसके तरीक़े बताए गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से हो सकती है। अब टेररिज्म क्या है? बेसिकली टेररिज्म होता है दहशत फैलाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म क्या है या साइबर टेररिज्म क्या है कि जो ऐसे काम, ऐसे तरीक़े जिससे आप दूसरों को डरा सकें, ठीक है, खौफज़दा कर सकें, उनकी जानों को ख़तरा हो, ठीक है, या विक्टिम को किसी भी तरीक़े से नुकसान पहुंचाना, ठीक है, उसको हैरेस करना, ये सारे काम कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। अब ये होते किस तरह से हैं? लेट्स सपोज़ किसी की पिक्चर्स, ठीक है, या किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ लग जाती है। अब वो जिसके हाथ लगती है वो कोई ऑफेंडर है, वो कोई फ्रॉड है, ठीक है, वो थ्रेट करेगा विक्टिम को, उसको डराएगा, धमकाएगा, ठीक है, उसको मीटिंग्स के लिए कहेगा, उससे पैसे लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, गलत काम कराने की कोशिश करेगा। और जो विक्टिम होगा वो चूँकि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है तो वो ज़्यादा अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं, जो ऑफेंडर्स परफॉर्म करते हैं, ये टेररिज्म में आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म में आ जाते हैं। फिर द एक्टिविटीज़ में इंक्लूड एक्ट ऑफ डिसरप्टिंग ऑन लार्ज स्केल नेटवर्क्स बाय ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स एंड इंस्टॉलिंग अनवांटेड सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट्स। इसके अलावा दूसरे टेररिज्म एक्ट्स कौन से हैं वो ये बताए गए हैं। ठीक है, एक तो वो हो गया, ठीक है, कि आप कोई वायलेंट एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं और उसकी बेस पे फिर विक्टिम को निशाना बनाते हैं। दूसरा, विक्टिम को निशाना बनाने का तरीक़ा ही होता है कि उसके कंप्यूटर को हार्म कर लें, किसी नेटवर्क को हार्म कर लें, कोई ऐसी फ़ाइल सेंड कर दें जो वायरस रिलेटेड हैं, ठीक है, जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि विक्टिम्स को ईमेल्स के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू सेंड की जाती हैं, और जब वो उसको डाउनलोड करता है तो उसके जो सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है वेंडलिज्म एंड एक्सटॉर्शन। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर देयर इज़ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स मलिशियस फंक्शंस। अच्छा, इसमें होता ये है कि ऐसे मलिशियस सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, कंप्यूटर में सेंड कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स, वायरसेस, वॉर्म्स किसी तरीक़े से दूसरे विक्टिम के कंप्यूटर में सेंड कर दिए जाते हैं, और जब वो सेंड हो जाते हैं तो फिर वो स्पाई के तौर पे काम करते हैं। यानी कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूज़र्स पासवर्ड जो सिस्टम्स में लगाए जाते हैं, जैसे कि आप वेबसाइट को लॉग इन करते हैं, ठीक है, और आप अपना पासवर्ड एंटर करते हैं, तो पीछे जो मलिशियस प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो पड़ा हुआ होता है, और वो वहाँ से आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक करता जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, उसको अपने पास जो है वो जमा करता रहता है। ठीक है, और फिर वो जो ऑफेंडर होता है उसको सेंड कर देता है, और इस तरह से जो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाती है। Or other data and or erasing the hard disk. Whereas cyber extortion, the offender or hacker hold your data, website, कंप्यूटर सिस्टम और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन until you meet their demands. अच्छा, ये ऊपर वाला तो मैंने आपको बता दिया वेंडलिज्म है। ठीक है, कि आप कोई मलिशियस प्रोग्राम कंप्यूटर में सेंड करते हैं और वो वहाँ से वो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है या दूसरा डाटा होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है, या इवन कंप्यूटर सिस्टम के हार्ड डिस्क में से
स्टोरेज डिवाइसेस में से डाटा को रिमूव भी करता है, ठीक है। ये दो तरह के काम करता है। फिर एक्सटॉर्शन क्या है? एक्सटॉर्शन ये होता है कि जब आपके कंप्यूटर में मैलिशियस प्रोग्राम सेंड कर दिया जाता है, या जब आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके ये डाटा को होल्ड कर दिया जाता है। जैसे आप कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी वेबसाइट पे, और रजिस्ट्रेशन आधे तक पहुंच जाती है, ठीक है, उसके बाद आपको एक मैसेज आता है कि आप ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करें, तो उसके बाद आप अपना फॉर्म, रिमेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो एक तरह से होस्टेज बना दिया जाता है, और जब तक आप उनकी डिमांड्स को नहीं पूरा करते, तब तक आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो विद होल्ड रहती है। अच्छा जी, साइबर स्काउट है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। साइबर स्काउट के जो साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी अवेयरनेस के लिए जो स्काउट्स कहलाते हैं वो साइबर स्काउट्स होते हैं। फिर ये पाकिस्तान में कुछ साइबर क्राइम लॉस हैं, और उसकी कुछ पनिशमेंट्स हैं कि अगर आपको साइबर क्राइम परफॉर्म करते हैं तो उसकी कितनी सज़ा मिलती है और कितना फ़ाइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का ईमेल हैक कर लेना, ठीक है, या फ़ोन जो है वो उस पर स्टॉकिंग करना, तो स्टॉकिंग पर्पस के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स जेल है, या 1 मिलियन फ़ाइन है, या दोनों भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर कोई हेट स्पीच करता है किसी इदारे के ख़िलाफ़, किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो उस पे जो पनिशमेंट है वो 7 इयर्स की मिलती है, या दोनों मिल सकती हैं, ठीक है, फ़ाइन भी हो सकता है या दोनों भी मिल सकती हैं। तो ये डिफरेंट साइबर क्राइम लॉज हैं और उसकी पनिशमेंट्स बताई हुई हैं।